हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली ही अपडेट है वो यहाँ पर शॉकिंग है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई चेल्सी और प्रीमियर लीग के ऑल टाइम लेजेंड ईडन हज़ार्ड ने यहाँ पर प्रोफेशनल फुटबॉल से हमको भाई टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म यहाँ पर कह दिया है। और क्यों मैं यहाँ पर इसको अनएक्सपेक्टेड नहीं कह रहा हूँ लेकिन शॉकिंग कह रहा हूँ, बिकॉज यार ईडन हज़ार्ड जिस तरीके का प्लेयर था, ईडन हज़ार्ड ने जिस तरीके से अपने आप को अपना कंट्रीब्यूशन दिया यहाँ पर प्रीमियर लीग के फुटबॉल में, उसको भुलाना या फिर उसको एक इंच भी इग्नोर करना इतना इजी नहीं है। इजी क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम रियल मैड्रिड के स्पेल की बात करें या फिर पिछले कुछ सालों से इंजरीज ने जो उनके ऑन पिच परफॉर्मेंस को यहाँ पर ख़राब किया है, या फिर बेल्जियम नेशनल टीम में जो कंट्रोवर्सी हुई है, इन सब के चलते कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ये मान रहे थे कि ईडन हज़ार्ड का जो ग्रेस है फुटबॉल से, वो ना ही सिर्फ फुटबॉल में मतलब परफॉर्मेंस वाइज खत्म हो गया, बल्कि अब उनका खुद का मन भी इस पे ज़्यादा नहीं करता। हमें नहीं बोलना चाहिए कि रियल मैड्रिड से जाने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर किसी क्लब के लिए साइन नहीं किया, डिस्पाइट यहाँ पर 2-3 ऑफर्स थे। अब आप उसको यहाँ पर कह सकते हो कि वो फाइनेंशियली अपीजिंग नहीं थे, लेकिन एक तरफ आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर ईडन हज़ार्ड का किसी फुटबॉल क्लब के लिए अब कोई एफर्ट मारने का मन भी नहीं करता। कितना आप उसमें ब्लेम करोगे, भाई उसका सपना था रियल मैड्रिड के लिए खेलना और वो वहाँ पे 5 साल रहा, लेकिन एक भी बार वो अपना सपना पूरा नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पर मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा कि यस, 3-4 साल यहाँ पर काफ़ी बड़े साल होते हैं और काफ़ी लंबा टाइम होता है, और रियल मैड्रिड में जिस तरीके से उनका डिसअपॉइंटिंग स्पेल रहा उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कभी भी जब भी ईडन हज़ार्ड का नाम आएगा तो आई थिंक चेल्सी में उनका वो मैजिकल ईयर्स और उनका वो प्रीमियर लीग में कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए। और हमको नहीं भूलना चाहिए वर्ल्ड कप 2018 में किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बेल्जियम में धूम मचाई थी, और वो चीज़ को याद करते हुए थैंक यू सो मच ईडन हज़ार्ड। और एक बार ईडन हज़ार्ड जरूर कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी व्यूज़ की, यानी कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो सैक्सी रोनाल्डो की। अब देखो यहाँ पर कल या फिर परसों के एपिसोड में, हम डेली फुटबॉल एपिसोड में एक ना एक बार इस टॉपिक पे बात ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि इस पे मुद्दा उठ रहा है। अब देखो हाल ही में यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा था किस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना का मुद्दा उठ रहा है, फिर अगले ही एपिसोड में हमने उस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करी कि शायद से अब ये पॉसिबल नहीं है। और हाइब्रिड टॉपिक का मतलब है कि आज हम एक तीसरे ऑल्टरनेटिव की बात करने वाले हैं, और इसी एपिसोड में मैं तुमको बता दूंगा कि क्या ये ऑल्टरनेटिव ज़्यादा सही है या फिर बार्सिलोना वाला अभी भी उतना ही अपीजिंग लग रहा है। तो मैं काफ़ी लोग, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी लोग कह रहे थे यार मजाक मत करो। देखो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डॉक्यूमेंट और वेल रिसर्च आर्टिकल के साथ मैं यहाँ पर स्क्रीन पे शो करता रहता हूँ और उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर मार्सा ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि भाई लियोनेल मेसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं। ये पहला पॉइंट था जो कि मार्सा ने बताया था। दूसरा ही पॉइंट उसी सेम आर्टिकल में मार्सा ने ये पब्लिश किया कि MLS में अगर हम इंटर मियामी की बात करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मीडिया ही बात खबर उड़ा रही है। इंटर मियामी को भली बात ही पता है कि लियोनेल मेसी कभी भी रिक्वेस्ट कर सकता है, और ऐसे में इंटरनल इवैल्यूएशन यानी कि आंतरिक समीक्षा करी जा रही है इस मुद्दे की, और उसके बाद एक किफ़ायती यहाँ पर पॉसिबल डिसीजन पे पहुंचा जाएगा। ये 2 पॉइंट मार्सा ने अपने आर्टिकल में बताए हैं जो कि उनका लेटेस्ट आर्टिकल है। अगर स्पोर्ट के आर्टिकल की बात करें तो वो इससे एक कदम और आगे जाता है। उन्होंने यहाँ पर एक कंफर्म किया कि सऊदी अरेबिया इस मामले में अब एंटर कर सकती है। अब इसके पीछे रीजन यहाँ पर यह कि क्योंकि थियरी हेनरी ने 2012 में और डेविड बेकहम ने 2009 में, इन दोनों ने यहाँ पर कर रखा है ये चीज़ पहले भी। तो यहाँ पर काफ़ी लोग अब जो भी इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक या फिर सऊदी टाइप के क्लब हैं, ये अपना सिक्का एक बार चलाने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 महीने का लोन है, वही बारसा वाला हिसाब रहेगा सारा का सारा। अब देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है और काउंटर में इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो जो भी हम पुराने रेफरेंस की बात करते हैं उसमें अगर आप थियरी हेनरी को देखो तो हेनरी यहाँ पर आर्सेनल गए थे, डेविड बेकहम AC मिलान गए थे, टॉप 2 यूरोपियन क्लब्स की बात करें। और अगर लियोनेल मेसी की बात करें तो इसके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं कि वो बार्सिलोना ही जाएगा।
अब दूसरे तरीके से बात करते हैं। अब देखो ये तो हमको ही पता है कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने पहले भी ऑफर दिया था लियोनेल मेसी को, लेकिन मेसी ने तब भी रिजेक्ट करा था। तो इसके चांसेस अभी भी हाई है कि मेसी यहाँ पर भी सऊदी अरेबिया के ऑफर को, किसी भी टाइप के ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे आप ये रीजन भी लगा सकते हो कि लियोनेल मेसी ने फैमिली रीजंस की वजह से भी सऊदी अरेबिया को रिजेक्ट किया था, और मोस्ट प्रॉब्ली वो एक बार फिर से सऊदी अरेबिया की इस फैमिली रीजन की वजह से ही अरेबिया को मना कर सकते हैं। साथ ही यहां पर अब बात करते हैं बारसा का। अब देखो पॉइंट यहां पर यह है कि अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर बारसा और सऊदी अरेबिया के सेम है एक्सेप्ट पैसा, तो क्या लियोनेल मेसी यहां पर पैसे को सेक्रीफाइस करके बारसा ज्वाइन नहीं कर सकते? अगर एक बार को हम ये लेपोर्ता और बाकी सारी टैक्टिकल सिस्टमैटिक चीजों को हटा दें, देखो इसके रिगार्डिंग जितने भी एनालिस्ट या जितने भी आर्टिकल्स अभी छप रहे हैं वो यही बात करते हैं कि बार्सिलोना इस चीज में इंटरेस्टेड हो सकती है और इंटर मियामी भी इस चीज में इंटरेस्टेड होगी इन कंपैरिजन टू सऊदी अरेबिया के साथ नेगोशिएट करना। सऊदी के साथ नेगोशिएट करना वो ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे रादर देन बार्सिलोना। और बार्सिलोना के साथ तो आगे भी इनको करना है कि कैंप न्यू जब अनवील होगा तो कैसे यहाँ पर एक मैच करा जाएगा, फलाना ढिमकाना। खैर ये अभी का हिसाब चल रहा है, बाकी देखते हैं। वैसे डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से लियोनेल मेसी इन इंटर मियामी, लियोनेल मेसी इन बार्सिलोना, या फिर लियोनेल मेसी इन सऊदी अरेबिया इन अल सेक्सी हिलाल, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ बात जब बारसा की हो ही रही है तो भाई बारसा के साथ इस समय प्रॉब्लम तो है। देखो भाई स्पेन नेशनल टीम में यहाँ पर दो प्लेयर्स हैं इस समय, लमीन यमाल और गावी। सबसे पहले लमीन यमाल का तो हमने कल ही डिस्कस करा था कैसे वो लिम्प कर रहे थे, लंगड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पेन नेशनल टीम ने उनको बुलाया था क्योंकि भाई यहाँ पर अब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और ब्यूरोक्रेटिक दिक्कतें हैं। उनको तीसरा गेम खिलाना है किसी भी हालत में, जिससे फीफा के रूल्स के हिसाब से ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो अब मोरक्को को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मोरक्को यहाँ पर बैक चैनल्स के थ्रू लमीन यमाल को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरी स्टोरी का मेन एक्टर यानी कि लमीन यमाल वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो स्पेन के साथ ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन हाँ, एक स्विच तो हुआ है स्पेन से मोरक्को में, और वो है रियल मैड्रिड का स्टार ब्राहिम दियाज, जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी को अब चेंज कर लिया है फ्रॉम स्पेन टू मोरक्को, और अब से वो मोरक्को को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। छोटे छोटे डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स बचे हैं साइन होने, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल टिप टू टॉप कंफर्म हो चुकी है कि ब्राहिम दियाज अब से मोरक्को नेशनल टीम के लिए खेलेंगे। और मोरक्को कोई छोटी मोटी टीम तो है नहीं, देखो सेमीफाइनल तक गई थी और उनके जो आने वाले इमर्जिंग स्टार्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। लेकिन एक और झटका लगा तब जब लमीन यमाल को इंजरी भी हो गई, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर ये भी कंफर्म कर देगी कि भैया गावी को भी एक इंजरी हो गई है। दोनों इंजरीज क्या माइनर है मेजर है ये अभी तक पूरी डिटेल और पूरा हमारे सामने सिचुएशन सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के जस्ट बाद ही एक हफ्ते में 3 गेम है बारसा के, आई थिंक जाग्रेब के शाख्तार जाग्रेब में से है, फिर एक एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट है, और यहाँ पर एल क्लासिको है। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, उसमें अब गावी, और अब यहाँ पर हम ऐड कर दे अगर लमीन यमाल को, तो इनमें से कितने लोग वापस आ सकते हैं और कितने लोग अभी भी तो उस टाइम में इंजर्ड रहेंगे। ये बहुत बड़ा सरदर्द है जावी के लिए। खैर जब बात मैनेजर की हो रही है तो बात करते हैं जिनेदिन जिडान की। अब कल यूवेंटस में एक बहुत बढ़िया फंक्शन था। शायद एग्नेली जो फैमिली है उनकी लीडरशिप 100 साल की हो गई, यानी कि वो अपना सेंचुरी एनिवर्सरी मना रहे थे, और इसमें बड़े बड़े लेजेंड्स को बुलाया गया, एंटोनियो कॉन्टे, जिनेदिन जिडान। और जब जिडान से पूछा था कि भाई तुम्हारा क्या हिसाब है, भाई तुम यहाँ कब तक नल्ले वल्ले घूमते रहोगे रंडवों की तरह, कभी यार होगे कमिटेड कि नहीं होंगे? ऐसे में जिडान ने कहा कि देखो अभी के लिए तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और मैं खुश हूँ। भाई यार तो पिछले 5 साल से फैमिली के साथ है, बट ठीक है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जिडान अभी अपनी फैमिली के साथ खुश है और ऐसे में आने वाले टाइम में जब होगा कुछ तो बता देंगे, लेकिन अभी के लिए तो कुछ भी लाइनअप नहीं है। अब ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है और आप कह सकते हो कि मामला घूमता जा रहा है जैसा जिडान के साथ हमेशा घूमता जा रहा है। अब ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार वो जिस तरीके से उसने 3 पीट किया है उसके बाद जो उसका अगला डेस्टिनेशन होगा वो पिन पॉइंट परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि अगेन उसको गिराने और उसकी लेगेसी को हार्म करने की जो चीज़ें हैं वो बहुत इजीली मिल जाएंगी रादर देन उसकी ऑलरेडी लेगेसी बनी हुई को एलिवेट करना। आई होप तुम मेरा पॉइंट समझ। लेकिन काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जिडान जितना कम टाइम लेगा उतनी हाइप उसकी कम हो जाएगी। अभी हाइप वाला ना जंजी वाला हिसाब है, जिडान नहीं देखता, वो 1970 का आदमी है भाई, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी फ्लैश न्यूज़ की। सबसे पहले तो भाई टॉमस टुकल एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहते हैं, नंबर 6 एक राइट बैक चाहते हैं, लेकिन हाल ही में जब सेंटर बैक में भी इंजरीज होने लगी तो तुमको पता है जेरोम बोटेंग के भी भाई मामला चल रहा था कि भाई बोटेंग को ले ना ले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भैया
अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चेल्सी के ट्रेवर चालोबा को भी लेने में इंटरेस्टेड है। हर चीज एक्सप्लोरेटरी टर्म पे है, कुछ भी नेगोशिएशंस यहाँ पर रिजिड नहीं है, कुछ भी यहाँ पर इस समय कॉन्क्रीट रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं है। लेकिन हाँ भाई, इस समय दोनों इंटरमीडिएट्स की अगर बैक चैनल की बात करें तो चालोबा के लिए यहाँ पर थॉमस टुकल इस समय अपना हिलाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड से तो भाई टेन हैग ने अपने दो इंडिस्पेंसेबल यहाँ पर स्टार्टर्स की बात करें, कासिमिरो और मार्कस रैशफोर्ड, दोनों से अनड्रॉपेबल का टैग अब हटा दिया है। मार्कस रैशफोर्ड जिसने प्रीमियर लीग में 1 गोल स्कोर किया, और कासिमिरो की बात करें जिसके डुअल्स या फिर मिडफील्ड स्टैट्स लगभग 70% तक गिर गए। ऐसे में टेन हैग को पता है कि भाई ये चीज तो अब करनी पड़ेगी, और यहां पर मार्कस रैशफोर्ड और कासिमिरो की जो स्टार्टिंग 11 में जगह है वो अब अनड्रॉपेबल नहीं है। वो ड्रॉप भी हो सकते हैं और वो यहां पर गेम स्टार्ट भी नहीं करेंगे अनटिल जब तक उनकी परफॉर्मेंस में उछाल नहीं आता। बिग स्टेटमेंट और जरूरी स्टेटमेंट भी है। खैर, एक काफी बड़े मुद्दा यहां पर आया भाई। यहां पर हाल ही में सीरिया में एसी मिलान एक गेम खेल रही थी जेनोवा के अगेंस्ट आई थिंक, और यहां पर उन्होंने जब गोल स्कोर करा 1-0, जब कुछ ही टाइम बचा था यहां पर स्टॉपेज टाइम में जाने के लिए, लगभग 80 मिनट चल रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे माइक मैगनन ने रेड कार्ड उठा लिया। ऐसे में ओलिवियर जिरूड जो कि फ्रेंच नेशनल टीम के हाईएस्ट और टॉप स्कोरर हैं, उन्होंने यहां पर ग्लव्स पहनने की जद्दोजहद करी और जिम्मेदारी ली। ना ही सिर्फ उन्होंने जिम्मेदारी ली बल्कि उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस भी दिया कि एक सेव तो लेजिट उन्होंने कहा कि क्लच करके उन्होंने यहां पर एसी मिलान को 3 पॉइंट जितवा दिए। लेकिन इसके बाद भी मजा खराब नहीं हुआ। सीरिया की टीम ऑफ द वीक में भाई साहब यहां पर गोलकीपर पे है, ये सही है यार। स्ट्राइकर में कुछ ना करो लेकिन गोलकीपर बन के टीम ऑफ द वीक बन जाओ। और इसी चीज को सेलिब्रेट और मॉक करते हुए एसी मिलान ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ओलिवियर जिरूड को गोलकीपर बना दिया। ये भी अच्छी बात है भाई। मेरे को लगता है कि ऐसे हिसाब से तो ओनाना को भी गोलकीपर से सेंटर बैक ला देना चाहिए, गोलकीपिंग तो होती नहीं उससे।